अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और ऑडिटिंग के लेक्चर्स ले रहे होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे अच्छे से। आज हम देखेंगे ऑडिट का लास्ट चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर 24। इसमें कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं और इसका एक पोर्शन हमने लास्ट चैप्टर 22 में आई गेस किया था, तो आज इसको वाइंड अप करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, ये वाला जो हमने ऑडिट रिस्क मॉडल है ये हमने पहले भी पढ़ा था, न्यूमेरिक एग्जाम्पल ऑफ हाउ ऑडिटर्स यूज़ ऑडिट रिस्क मॉडल। यहाँ पे एग्जाम्पल रिप्रेजेंट की गई है कि ऑडिट रिस्क मॉडल को ऑडिटर्स कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ऑडिट रिस्क किससे इक्वल होता है? इनहेरेंट रिस्क प्लस कंट्रोल, मतलब मल्टीप्लाई कंट्रोल रिस्क और डिटेक्शन रिस्क के, इन तीनों रिस्क के इक्वल जो है वो ऑडिट रिस्क होता है। ठीक है, इनके कम्बिनेशन को ऑडिट रिस्क कहते हैं। अब ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑडिट रिस्क मॉडल का? is to calculate detection risk and to relate detection risk to substantive procedures। इसमें डिटेक्शन रिस्क को कैलकुलेट किया जाता है कि कितना रिस्क है, जिसको डिटेक्शन रिस्क है उसके अकॉर्डिंगली सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म किए जाते हैं। जितना ज़्यादा डिटेक्शन रिस्क होगा उसके ऑपोजिट सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म किए जाएंगे। इनका इन्वर्स रिलेशनशिप है। नेक्स्ट हम ये एग्जांपल देखते हैं यूजिंग ऑडिट रिस्क मॉडल टू डिटरमिन ऑडिट अप्रोच। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स में हमारे पास, जहाँ पे हम रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं, उसमें हमारे पास दो तरह के प्रोसीजर्स हैं, जिसमें हम पहले अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी लेते हैं और उसके बाद अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। अब एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग में क्या है कि उसमें इनहेरेंट रिस्क हो सकता है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग में हमारे पास दो तरह के आगे आते हैं, दो तरह की आगे चीज़ आती है। एक वीकनेसेस होती है और एक स्ट्रेंथ ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होता है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ, मैंने आपको फ्लो चार्ट की फॉर्म में ये समझाया था। अच्छा, इसमें जो है वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल में अगर तो वो स्ट्रेंथ है, मतलब उसका स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, तो वो यहाँ पे मेंशन किया जाएगा, और अगर वीक है तो वो यहाँ मेंशन किया जाएगा। आगे हमारे पास है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ये किसका कॉम्बिनेशन है? इंटरनल इनहेरेंट रिस्क का और कंट्रोल रिस्क, यस कंट्रोल रिस्क का। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है डिटेक्शन रिस्क। ये है हमारे पास ऑडिट रिस्क और इसके बाद है ये रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ठीक है, अब ऑडिट रिस्क है जो हमारे पास सेट बाय फर्म है, ये हमने 3-4 कॉलम्स यहाँ पे बना लिए हैं। अच्छा, उसके अकॉर्डिंगली हम क्राइटेरिया सेट करेंगे। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स में देखा हमारे पास एरिया ए और एरिया बी है। एरिया ए में इनहेरेंट रिस्क हमारे पास 60% है, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम 80% है और वीकनेस 20% है। इसी तरह रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हमारे पास 12% है और डिटेक्शन रिस्क हमारे पास 40% है। और तो जब हमने कंक्लूड किया तो हमारे पास ऑडिट रिस्क जो फर्म ने सेट किया है वो 4.8% निकला है। अब इस पे जो है ऑडिटर की ऑडिट अप्रोच क्या होगी? इस पे होगा कि एक्सटेंसिव टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि कंट्रोल्स आर स्ट्रॉन्ग एंड ऑडिटर रिलाइज मोर ऑन इंटरनल कंट्रोल्स। कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है और ऑडिटर जो है वो इंटरनल कंट्रोल्स पे रिलाई कर रहा है, और इसमें सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स कम होंगे क्योंकि एक्सेप्टेबल डिटेक्शन रिस्क जो है वो हाई सेट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एरिया बी है जिसमें इनहेरेंट रिस्क हमारे पास 60% है, स्ट्रेंथ हमारे पास 20% है, मतलब यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक है। 80% जो है वो वीकनेस है इसकी। और रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हमारे पास 48% है और डिटेक्शन रिस्क यहाँ पे 10% है। तो ऑडिट रिस्क जो सेट किया है फर्म ने वो 4.8% है। ठीक है, अब इस केस में हमारी क्या ऑडिट अप्रोच होगी? इस केस में हमारी इन्वर्स जो है वो ऑडिट अप्रोच हो जाएगी कि रिड्यूस टेस्ट ऑफ कंट्रोल बिकॉज कंट्रोल्स आर वीक एंड ऑडिटर रिलाइज लेस ऑन कंट्रोल्स। जब इंटरनल कंट्रोल वीक हैं तो उस पर ज़्यादा रिलाई नहीं किया जाएगा और सब्सटेंटिव प्रोसीजर ज़्यादा परफॉर्म किए जाएंगे क्योंकि डिटेक्शन रिस्क जो है वो लो है सेट किया गया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक नोट मेंशन है, देयर इज इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट और डिटेक्शन रिस्क में इन्वर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, और डिटेक्शन रिस्क और सब्सटेंटिव प्रोसीजर में भी इन्वर्स रिलेशनशिप है, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये पोर्शन है अनइम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इन आई कैप्स क्वेश्चन बैंक। अच्छा, ये है कि आप ये अनइम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, आउट ऑफ सिलेबस है, देयरफॉर मे बी स्किप, लेकिन आपने इनको रीड करना है अगर आपने बाकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस हैं, इनको आपने देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें और इनको आप देख लीजिएगा। इनके सीक्वेंस वाइज आपने इनको स्टडी कर लेना है और इस पर जो है थोड़ा बहुत इसको सॉल्व करके देखना है। ठीक है, सॉल्व ना भी करें आप जैसे रीड आउट कर लें वो भी इनफ है। अच्छा, एक हमारे पास यहाँ पे पास पेपर क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट स्टेप्स शुड ऑडिटर्स टेक बिफोर फॉर्मिंग एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। क्या स्टेप्स जो है ऑडिटर को लेने चाहिए कोई भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन देने से पहले? इसका आंसर है हमारे पास, ऑडिटर शैल इवैल्यूएट वेदर देयर इज अ मिसस्टेटमेंट और स्कोप लिमिटेशन, और फैक्ट ऑफ मिसस्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन क्या है। ठीक है, पहले ये आइडेंटिफाई करेगा कि मिसस्टेटमेंट ये स्कोप लिमिटेशन और उसका इफेक्ट आइडेंटिफाई करेगा। उसके बाद वो ये फॉलोइंग फैक्टर्स को देखेगा। In should also evaluate following whether accounting policies are adequately disclosed
पॉलिसीज आर कंसिस्टेंटली अप्लाइड, ये हमने जो पॉइंट्स पढ़े थे प्रीवियस चैप्टर में, अब ये सारे कुछ यहाँ पे आपने मेंशन किया, बल्कि इसी चैप्टर में हमने पढ़े थे, ये आपने सारे इसके आंसर में मेंशन कर देने हैं। ठीक है, तो आज हमारा ऑडिट का सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें ऑडिट पेपर को सॉल्व करने की अप्रोच बताऊंगी इंशाल्लाह, कि कैसे आप ऑडिट पेपर को पास कर सकते हैं। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।